मंडप सज चुका था। बल्ली दूल्हा बन नैना का इंतजार कर रहा था। मुखिया भीम सिंह गांव वालों के खाने पीने की देख रेख कर रहे थे कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। उनकी पत्नी हीरा नैना को तैयार कर रही थी। एक अच्छा खासा बड़ा घर जिसे इतना सुंदर सजाया गया था कि बस देखने वाला देखता रह जाए। नैना अपने कमरे में रो रही थी। हीरा उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मान जा छोरी, नहीं तो तेरे बाप और तेरे भाई लखन दोनों ताने काटे डालेंगे। ना माँ, मने पढ़ना से मने ना करना ब्याह, उस पहलवान ने नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी लखन अंदर आ गया। छोरी, तू अभी एक तैयार ना हुई है। बल्ली मंडप से तैयार इंतजार कर रहा था। शे नैना गुस्से में खड़ी हुई। भाई ने कह देती हूँ, मन्ने ना करना ब्याह, मन्ने पढ़ना से। लखन गुस्से में, के करोगी पढ़कर, करना तो तने चूल्हा चौका ही है। तने इतना पढ़ दिया वो कम ही से जो तने कॉलेज भी जाने से। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की तू ही है और ही चाहिए तन्ने। तभी भीम सिंह भी आ गए। बेटा, तू तैयार ना हुई ना? देख, तेरे बाप की इज्जत दांव पर लगी है। चुपचाप मान जा, नहीं तो मन ने जबरदस्ती करनी भी आती है। तू हमारी छोरी से इसलिए तन्ने पूछ रहा हूँ, नहीं तो अब इस मंडप में बैठा दिया होता। हीरा अपना सारा झुकाई आगे आई। आप चिंता ना करें लखन के बापू, मैं नैना ले रही हूँ। शू भीम सिंह ने सुन, ठीक से छोरी ने जल्दी लेकर आ नीचे। इतना कर लखन और भीम सिंह बाहर चले आए। नैना रोने लगी। मामा ने स्कॉलरशिप मिली है आगरा के एक बड़े कॉलेज में, मन्ने जाने दे, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगी। नैना ने लगभग धमकी देते हुए कहा। ये सुन हीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जाकर अलमारी खोल कुछ पैसे ले आई। ये ले छोरी और भाग जा इस नरक से। मैं ना पढ़ पाई पर तन्ने। नैना हैरानी से हीरे की तरफ देखने लगी। तेरे बापू अपने मान सम्मान के लिए तेरा सौदा कर रहे से, क्योंकि बल्ली बहुत बड़ा पहलवान है। अब जा, मैं सब देख लूँगी। नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कसकर हीरा को गले से लगा लिया। नैना ने अपने गहने उतारे और सलवार सूट में आ गई और अपना सामान ले लिया। ठीक से माँ जाऊँ सू, तू अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वे खिड़की से कूद गई। तभी लखन अंदर आ गया। नैना को अंदर देख ना पाकर वो बौखला गया। माँ से कहा कि नैना। हीरा डर कर थोड़ा पीछे हट गई। तभी लखन की नज़र खिड़की पर पड़ी। उसे दूर से नैना भागती नजर आ रही थी। नैना भागी से पकड़ो, इतनी चिल्ला। वो भी खिड़की से कूद नैना के पीछे भागा। भीम सिंह और बाकी सबको ने ये पता चला कि बाकी सब भी अपने लठैत के नैना के पीछे चले गए। बल्ली तो जैसे पागल ही हो गया था। ये तूने ठीक नहीं किया नैना, बल्ली धारे को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर उसने अपना सेहरा निकाल कर फेंक दिया और बस स्टैंड की तरफ भागा। नैना बहुत तेज भाग रही थी। आखिर वो उसकी जिंदगी की जंग जो थी, अगर वो आज भी भागती तो शायद हमेशा के लिए बंद कर रह जाती। टाइम हो रहा था, जल्दी भाग, या बस छूट गई तो कोई बस ना पकड़ पाएगी। ये सोच वो तेजी से भागी। पीछे से लखन उसको आवाज़ दे रहा था। छोरी रुक जा, घर परिवार का नाम रोशन कर खातिर पैदा करा था तने बापू ने, और तू डुबा कर जा रही से। नैना रुक। अब लखन भी थकने लगा था। नैना के सामने आगरा की बस आ चुकी थी। वो और तेज भागी और बस स्टैंड में बस छूटने से पहले उस पे चढ़ गए। लखन और बाकी
ठहत उस तक पहुँचते इससे ही पहले बस चल पड़ी। लखन और बाकी सब बस चढ़ते ही रह गए। नैना हाँफते हुए बस की एक सीट पर जा बैठी। रात का समय था। पूरी रात नैना को बस में ही बितानी थी क्योंकि बस कल सुबह आगरा पहुंचाती। नैना ने कुछ सोचते हुए बस की खिड़की पर अपना सर लगा दिया और पीछे जाते पड़ों को देखने लगी। उन पीछे छूटने पेड़ पौधों के साथ नैना की पिछली जिंदगी भी उसका साथ छोड़ रही थी। नैना ने खिड़की से पीछे झांक कर देखा। लखन थक कर नीचे बैठ गया था और हाँफ रहा था। लट्ठत और उनके पिता भी हाँफते हुए छूटती बस को देख रहे थे। सिर्फ एक ही शख्स था, वो वीरा को गुस्से में घूर रहा था। शेरवानी से सजकर खड़ा बल्ली, जिसकी दुल्हन उसकी आंखों के सामने भाग रही थी। थोड़ी देर में नैना की आंखों में सब ओझल हो गया। नैना ने अपनी नई जिंदगी के लिए एक कदम बढ़ा दिया था। अब थोड़ा नैना ने परिचय करवा देते हैं। नैना अपने नाम की ही नहीं, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। कोई एक बार देख ले तो बस उनमें ही डूब जाए। नैना ने बचपन से बस एक ही ख्वाब देखा था, पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना, ताकि गांव की बाकी औरतों को उससे प्रेरणा मिले और वो भी अपनी बेटियों को पढ़ाने स्कूल भेजे। नैना काफ़ी बहादुर थी। बहादुर ना होती तो अपनी शादी से भागने का फैसला ना पाती। पिथौरा गांव हरियाणा का एक काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था, जहां आज भी औरतों को मर्दों से कम समझा जाता है। छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती, उसमें नैना भी शामिल होने वाली थी। महज 17.5 की उम्र में उसकी शादी हो रही थी। मुखिया की बेटी होने के कारण जैसे तैसे उसने 12वीं तक ही तो पढ़ाई किया, पर इससे आगे पढ़ने के लिए उसके पिता राजी नहीं थे। तभी उनके लिए बल्ली का रिश्ता आया। गांव में बल्ली की एक दबंग की इमेज थी, ऊपर से वे पहलवान। अगर वो भीम सिंह का दामाद बनता तो डर से ही सही सब चुनाव में भीम सिंह को ही वोट डालते। इसलिए उन्होंने नैना से पीछे बिना ही उस रिश्ते को हाँ कर दिया। नैना के कई बार शादी से मना करने के बावजूद भी नैना के पिता और भाई नहीं माने, जिसके कारण नैना अपने घर से भाग आई है। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। नैना के अंदर डर तो था, पर कुछ कर गुजरने की चाहत भी, जो इस हौसला दे रही थी। हवा से बार बार उसके चेहरे पर बालों की लटें आ रही थीं, जिसे वो पीछे करने की कोशिश कर रही थी। तभी नैना की नज़र अपने पीछे सीट पर बैठे 2 लड़कों पर गई, जो उसे ही बड़े अजीब तरह से घूर रहे थे। नैना ने अपना मुंह फेर लिया। ना जाने बस में ऐसे लोग होने से तो शहर में तो भरमार होनी है। लड़कियों की कोई जीने क्यों नहीं देता, उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ। पीछे बैठे लड़के ने अपनी उंगली नैना के गर्दन पर फिर रहा था। नैना को गुस्सा आ गया। भारी बस में नैना ने उसे तमाचा जड़ दिया। पूरी बस में उन्हीं की तरफ देख रही थी। वो दोनों लड़के गुस्से में नैना की तरफ देख रहे थे। आंखें नोच लूंगी, फिर भी अपनी ये आंखें निकाली तो तू जाने ना से मन ने तेरी घर में माँ बहन ना से, जो तेरी ये हाथ मेरी गर्दन पर पहुंच गए। वे दोनों अपने आसपास देखने लगे। पूरी बस में उन्हीं ही देख रही थी। वो दोनों उस सीट से उठकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। नैना ये देखकर आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। वो हवा से नैना धो भी पछाड़, वो भी बिना हाथ लगाए उसने खुद से कहा। सुबह तक बस आगरा पहुंच गई थी। नैना के लिए ये शहर नया था। उसने अपना बैग अपने कंधे पर लटकाया और बस से उतर गई। नई जगह थी तो डर तो था ही। नैना डरना कॉलेज, ये सोच उसने वो पेपर निकला, तेजस्वी कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। वाह क्या मिलेगा। जो कॉलेज उसने एक ऑटो रिक्शा वाले भैया माने तेजस्वी कॉलेज जाने से
मन्ने ले चलोगे? तेजस्वी कॉलेज को पूरे आगरा में सब जानते थे, इसलिए वो रिक्शा वाला तुरंत मान गया। नैना रिक्शे में बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो तेजस्वी कॉलेज के सामने थी। कॉलेज देखने में काफ़ी शानदार था। एक बहुत बड़ा कैंपस, फुटबॉल ग्राउंड जहाँ काफ़ी स्टूडेंट खिलाड़ी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। कैंपस में जुड़ा हुआ हॉस्टल, गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूर पे थे। सामने एक बहुत बड़ा पार्क था जो खुद में ही काफ़ी शानदार था। कॉलेज के बीचों बीच एक मूर्ति थी, एक धोती कुर्ता पहने आदमी की, जिसने अपनी आंखों में चश्मा लगाया हुआ था और हाथों में किताब पकड़ी हुई थी। ये सब कॉलेज के संस्थापक मथुरा ठाकुर, जो अब एक मूर्ति के रूप में कॉलेज के बीचों बीच सबको देखते रहते। कॉलेज के संस्थापक की मूर्ति थी, पर इसकी कोई इज्जत नहीं। बीचों बीच लगे होने के कारण स्टूडेंट को रोज रोज मूर्ति देखनी पड़ती, इसलिए चिढ़ी थी। उन्हें इस मूर्ति से जब देखो तब कोई इस मूर्ति को लात मार देता तो कोई कचरा फेंक देता। नैना ने ऊपर रिक्शे वाले को पैसे दिए और अपना बैग संभाले अंदर आ गई। वो पूरे कॉलेज को ध्यान से देख रही थी। 3 मंजिला इमारत शानदार कारीगरी के साथ, जो इस जमाने में तो संभव नहीं है। मथुरा दास ने आज से करीब 17 साल पहले इस कॉलेज की स्थापना की थी और बड़े प्यार से इस कॉलेज का नाम तेजस्वी कॉलेज रखा था। ये सोचकर यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा अपने आप में एक तेजस्वी होगा। कॉलेज में तेजस्वी ना सही आवारा आशिक बहुत हो गए थे। नैना की नज़र पार्क पे बैठे लड़का लड़की पर गई, जो अपने चेहरे पर बुक रखे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले पता नहीं क्या कर रहे थे। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, विद्या के मंदिर में थे सब, आप पता नहीं कि होगा मेरा, मैं तो ना देख पाऊंगी ये सब। आली अश्लीलता। वो अपने दोनों तरफ अपना हाथ लगाए बैठे बढ़ने लगी। छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियां एक दूसरे से गॉसिप करते हुए पूरे कैंपस पर टहल रहे थे। नैना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वहां लड़कियां उसे देखकर हंस रही थीं। रात भर सफ़र करने की वजह से उसके बाल बिखर गए थे। सलवार और कुर्ती और उसके ऊपर चुन्नी, जो सबको बहुत ओल्ड फैशन लग रही थी, पर नैना इन सब में से किसी पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसने पियोन से प्रिंसिपल रूम के बारे में पूछा और प्रिंसिपल रूम की तरफ बढ़ गई। इस कॉलेज के प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद द्विवेदी अधेड़ उम्र के मजाकिया व्यक्तित्व के इंसान, स्टूडेंट के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते थे। मैं अंदर आ जाऊं सर जी? आधे खुले हुए दरवाजे से नैना ने झांकते हुए कहा। ये सुन जगदीश हंस पड़ा। इतने सालों में पहली बार किसी ने सर जी बोला है। आ जाओ। नैना अपनी धीमी धीमी कदमों से अंदर आ गई। सर जी, मन ने आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलनी है, ये लो फॉर्म। मन ने भर दिया। अब मैंने हॉस्टल का कमरा बता दो, कहाँ रहने से? जगदीश ने फार्म देखा। तुम नैना हो, स्टेट टॉपर। तुमने जब अप्लाई किया था उसी दिन तुम्हारा एडमिशन हो गया था, तो तुम बिन बिक लेट कैसे हो गई? नैना को कुछ सूझा नहीं। सर जी, कुछ प्रॉब्लम थी, नैना ने मासूमियत से कहा। एक बार फिर जगदीश हंस पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने सामने बैठी बेल बजाई और एक पियोन अंदर आ गया। जगदीश, मिस नैना को हॉस्टल ले जाओ और वार्डन से कहना उसे उसका रूम दिखाए। नैना पियोन के साथ बाहर आ गई। तभी एक स्पोर्ट्स कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकी। सब लड़कियों की नज़र उस तरफ चली गई। एक एक कर सब लड़कियां कैंपस में इकट्ठा हो गईं। हाय, करीब आ गया। एक लड़की बोली, हाँ कितने हैंडसम है ना। तभी पीछे से एक लड़की बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके आसपास की लड़कियां उस लड़कियों को घूरने लगीं। कभी हमारा भी था, जल्दी ही तुमसे भी ब्रेक अप कर देना। उन लड़कियों ने अपना मुंह फेर लिया और करीब होकर देखने लगी। वो लड़की सबके बीच में से आ गई।
स्पोर्ट्स कार में दो हैंडसम लड़के बाहर उतरे। वैसे देखने में तो दोनों ही हैंडसम थे, पर करीब का कोई जवाब नहीं। आखिर खासी टाइट बॉडी लुक्स में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी भगवान ने। दूसरा उनका दोस्त था जय कपूर। उस लड़की ने आगे आकर कबीर को गले लगाया, पर कबीर ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। थोड़ी दूर में टिया टिया पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कम से कम हक तो कर ही सकते हो। कबीर मुस्कुराया। मेरी गर्लफ्रेंड हो ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो ब्रेक कुछ दिन बाद होने वाले हैं वो आज और अभी हो जाएगा। ये सुन वो लड़की पीछे हट गई। सब लड़कियां चिल्लाने लगी, टिया की बात, प्लीज़ मेरा नंबर, मुझे तुम्हारी जीएफ बनना है। सब लड़कियां एक साथ चिल्ला रही थी। कबीर मुस्कुरा दिया। नैना कब से ये सब देख रही थी। यहाँ कोई मेला लगा है, ये शायद कोई तमाशा देखने वाला आया होगा। मन्ने के करना से इतना कह वो पियोन के पीछे पीछे चली गई। उसने अब तक कबीर को नहीं देखा था और ना ही कबीर ने अपना हाथ हिलाया, आगे बढ़ गया। जय भी उसके पीछे गया। टिया खुद से समझता क्या है, खुद को इस सप्ताह नई गर्लफ्रेंड बनाता है और उसे हाथ तक नहीं लगाता, और बीच में आखिरी दिन उससे ब्रेकअप कर लेता है, फिर ये कहकर कि तुम मेरे लायक नहीं। मैं तो ये सब इसलिए झेल रही हूँ क्योंकि इन 7 दिनों में कबीर ठाकुर की गर्लफ्रेंड को पूरे कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलती है। एग्ज़ाम की टेंशन नहीं, प्रोफेसर की टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। कॉलेज में सब कुछ माफ़ होता है, सब कुछ फ्री होता है। ऊपर से कबीर है भी तो इतना हैंडसम, ऊपर से ये कॉलेज भी उसका है। हाय काश उसे मुझसे प्यार हो जाए, मेरी तो ऐसी ऐश है। जय तुझे क्या मज़ा आता है ऐसी लड़कियों से ब्रेकअप कर। कबीर मुस्कुराया। इन लड़कियों को उनकी असली औकात दिखानी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बेवकूफ़ लड़कियां अपने आप कुछ तक खींची चली आती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर कबीर ठाकुर है ही है। ऐसा इतना कह वो मुस्कुरा दिया है। जय ने अपना सर पीट लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरा पक्का ही पूरी लाइफ सिंगल रहना वाला है। तुझे देखकर कोई नहीं कह सकता तूने किसी लड़की को आज तक हाथ तक नहीं लगाया है। कबीर मुस्कुरा दिया। इन लड़कियों को हाथ लगाकर मैं अपना हाथ मैला नहीं करना चाहता है। ये लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं। इन लड़कियों की अकड़ को जितनी जल्दी मसल दिया जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो सांप से भी ज़्यादा जहरीली होती हैं। एक बार जहर चढ़ जाए तो फिर जान लेकर ही जाती हैं, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और सीढ़ी से होते हुए ऊपर चला गया। जय तो बस देखता ही रह गया। उस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। नैना को डन ने उनका कमरा दिखाया दिया था और वो अंदर गई। अभी तो उसे अकेला ही रहना था क्योंकि उसकी रूम पार्टनर कॉलेज छोड़कर चली चुकी थी। ये उनसे क्यों किया ये तो वो ही जाने। नैना फ्रेश हो गई दोबारा। अब मैं दुनिया ने देखा दूंगी, लड़कियां किसी से कम ना होवे से। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। रात भर सफ़र करने की वजह से लेटते ही उसे नींद आ गई। और आपको कैसा लगा ये कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग न्यू हैं बेल आइकन के साथ। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। मैं और भी कहानी आप लोग को लगे प्लीज़ पर कमेंट भी किया कीजिए। बाय बाय।